तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का ये 100 मार्क्स का हिंदी है जिसका नाम है दिगंत भाग 2। जैसा कि इस चैप्टर का हमने कल पार्ट 2 पढ़ा था जिसमें कहानी का 5 पेज लगभग पढ़ाए हुए और वीडियो लंबा होने लगा जिसके चलते बीच में उसे बंद करना पड़ा। तो चलिए आज हम लोग आपकी किताब से पेज नंबर 143 से स्टार्ट करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा कल के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। आपने पढ़ा कि लेखक सपने में तिरिच को देखते हैं और वो तिरिच से काफी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और फिर उनके पिताजी को तिरिच काट लेता है जिससे वो उनके पिताजी मार देते हैं, लेकिन उसे जलाते नहीं है। और जब वो शहर के लिए निकलते हैं तो ट्रैक्टर पर लोग बताते हैं कि आपको उसको जला देना चाहिए, नहीं तो चांदनी रातों में फिर से वो जिंदा होकर आपको काटने के लिए खोजेगा। और उसके बाद से ट्रैक्टर से वो शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक पंडित रामावतार शर्मा जी मिलते हैं जो उन्हें धतूरे का रस पिला देते हैं। उनका मानना है कि रस पिलाने से तिरिच का जो जहर होता है वो काम नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे मुझे तिरिच के बारे में तीसरी बात भी पता थी जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई थी। यह बात साहब की उस बात से मिलती जुलती थी जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। फोटो खींचना, यानी कि ये इनके मन में वो बात आया कि किसी ने बताया था कि सांप जो होता है अगर उसको आप मारिएगा तो वो अपने आंखों में आपका फोटो खींच लेता है और वो फोटो उसका जो दूसरा साथी होता है उसके गैलरी से निकाल करके, हाँ वही समझिए, गैलरी से निकाल करके खोज खोज के मारता है। तो ये बात इनको याद आ जाती है। माना यह जाता था कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से एक बहुत गौर से देखता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप सांप को मारते हैं तो सांप अंतिम बार जब वो लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा तो अंतिम बार आपका बढ़िया से एगो शानदार फुल एचडी डिस्प्ले का एगो मतलब फोटो लेता है ताकि घबरा ना जाए अगला साथी को। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आंख के भीतरी पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। यानी जिस समय हम सांप को मार रहे होते हैं उस समय सांप क्या करता है, हमारी फोटो को खींचकर बढ़िया से खींच करके रखता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आंख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है। आगे है, बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा, जोड़ा का अर्थ समझते हैं ना, मतलब पति पत्नी दोनों हैं, अगर पत्नी मरी तो पति बदला लेगा और पति मरा तो पत्नी बदला लेगी, उसके भीतर झांकता है और इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं। हुए सांप, हत्या हुए सांप की आंख फिर वह कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने की फिराक में वे रहते हैं और हर सांप उसका शत्रु होता है। मतलब कि आप किसी सांप को मार देंगे तो वो सांप जितने भी उसके दोस्त, उसके समाज वाले होंगे, उसके कबीले वाले होंगे, वो आपको दिन रात खोजेंगे कि आपकी भी हत्या वे लोग कर दें। ये आप लोग फिल्मों में या धारावाहिकों में देखते होंगे, ऐसा सब सीन दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे शक था कि मरे हुए तिरिच की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। अब इनको डर होने लगता है कि भाई पिताजी तो सांप को मारे हैं, अब उसकी आंख में किनका चित्र बन गया होगा, पिताजी का चित्र बन गया होगा। कोई दूसरा तिरिच आकर उस लाश की आंख में झांकेगा और पिताजी वहां पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई कि पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती। अब इनको टेंशन होता है कि आखिर जो पिताजी है इस चीज को ध्यान में क्यों नहीं रखे कि वो फिगर बना लेता है,
कुछ ऐसे मारते या उसको जला देते ताकि उसका नामो निशान ही क्या होता, मिट जाता, या उसकी आंखों को मारकर फोड़ देते ताकि दूसरा तिरिश आने से पहले ही फिगर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी जिस मोबाइल में फोटो खींचा गया मोबाइल ही फोड़ देते बढ़िया से ताकि कोई गैलरी को ना निकाल पाए। उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसकी दोनों आंखों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था, पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में किस जगह तिरिच को मारकर उन्होंने छोड़ा था, वह जगह मैं खोज निकालूं। अब इनके दिमाग में टेंशन आता है कि आखिर वो कौन सा जगह है जहां पे पिताजी ने उनको क्या किया था, मारा था। मैं उसे खोज के निकाल के उसका आंख फोड़ दूं या उसे जला दूं। मैं थानू के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। ये इनका जो मित्र है थानू, उसके साथ ये जंगल में जाते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर उनके पिताजी ने उस तिरिच को मारा था ताकि उसका दाह संस्कार कर दिया जाए और वो पिताजी से बदला न ले। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके सपने में वो तिरिच और जंगल बार बार आता था। फिल्मों में आप लोग देखते हैं कि कोई जो हीरो होता है, चाहे कोई होता है, जिसके सपने में वो सीन आता है जो उसके पिछले जन्म की कहानी होती है। अचानक वो उस जगह पे पहुंच जाता है तो उसको याद आने लगता है कि मैं कभी यहाँ पे आया हूँ। वही सब कल्पना है। उसी तरह इनके ही मन में आता है, एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। उसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। ये सपना में कई बार जगह आ गया था, वो जंगल का, जहां से वो किससे बचने के लिए भागे थे, तिरिच से बचने के लिए भागे थे। मैंने गौर से हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहाँ कीकर का एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियों पुराने हैं। मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी। मतलब एक चट्टान, चट्टान समझते हैं ना, मतलब पत्थर का बहुत बड़ा भाग जो एक पानी में डूबा रहता था, आधा, कितना, आधा। और बारिश के बीतने के बाद जब वह बाहर निकलती थी तो उसकी खोहों में कीचड़ भर आती थी और अजब अजब वनस्पतियां वहां से उग आती थी। वनस्पति आप लोग समझते हैं, पेड़ पौधे, मतलब कि कीचड़ से पेड़ पौधे जम जाते हैं। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत से जम जाती है। हरी काई समझते हैं, काई किस कलर का होता है, हरा कलर का होता है। इसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिच रहता था। तिरिच उसी दरार में रहता था। थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था। थानू को लग रहा था, ये सब बात बता रहे थे कि देखना उसी में तिरिच होगा, तो ये थानू थोड़ा मजाक लग रहा था इसको। मन तू कहेंगे जानतर कोई आई लला ही नहीं खा, जानतर ही में रहे लऊ। तो इस सपना में सब देखे थे। लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया। कीकर कौकर का वह बूढ़ा पेड़ भी जिस पर शहद के छत्ते थे। शहद के छत्ता समझते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता था। और वह चट्टान भी। अब वो दोनों मिल गया जो इनके सपने में आया था। तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी और सही में वहीं पर तिरिच का लाश पड़ा हुआ था। अब थानू को टेंशन हो गई, रे भाई हम जानी है क्या, सब देख लिया पहले से ही। बिल्कुल वही तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। यानी मेरे अंदर हिंसा आ रहा था। हिंसा मतलब उसको मारने की इच्छा जग रही थी, उत्तेजना, बेचैनी आ रही थी और खुशी भी हो रहा था कि आज से मेरे सपने में तिरिच नहीं आएगा। थानू और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठी की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें क्या लगा दी, आग लगा दी और उसको क्या किया जी, जला दिया। तिरिच उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरायंद गंध हवा में फैल रही थी। मतलब जो जल रहा था तो उसके शरीर का जो गंध था वो किसमें फैल रहा था, हवा में फैल रहा था। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं भाग न जाऊं और यह सब कुछ सपना न साबित हो जाए। और मन ही मन लेखक सोचते हैं कि मैं चिल्लाऊंगा नहीं। आज तो मुझे पहली बार मतलब खुशी मिली, पता नहीं ये सपना है कि सच है। कहीं सपना होगा, चिल्लाऊंगा तो जग जाऊंगा, तो जो खुशी और आनंद मुझे अभी मिला है वो अभी तुरंत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
मैं थानू की ओर देखा, वह रो रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस दृश्य ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य है कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। अब लेखक सोचते हैं कि सब चीज पता था, लेकिन विश्वास नहीं होता था सपने में सच में ऐसा जगह हुआ होगा, कोई तिरिच होता होगा। लेकिन आज देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तो सब सच है। मैंने दिन में कभी प्रयास क्यों नहीं किया इसे आके मारने के लिए। मैं आज बेतहाशा खुश था। बेतहाशा खुश होने का अर्थ समझते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि लेखक ने क्या किया है? तिरिच को जला दिया है। पंडित रामावतार ने बतलाया कि ट्रैक्टर ने 9:45 के लगभग शहर का चुंगीनाका पार किया था। चुंगीनाका का अर्थ समझते हैं आप लोग? बता देते हैं। लगभग 9:45 लगभग शहर का चुंगीनाका पार किया था। टूल टैक्स आप लोग समझते हैं? गाड़ी जब जाती है रास्ते में, देखिए हाईवे पर टूल टैक्स बना होता है, जगह जगह टैक्स लगता है। तो चुंगी मने होता है टैक्स, चुंगी मने टैक्स होता है। और नाका मने जहाँ पे टैक्स का नाका है ना, जो घेराबंदी, उसको गाड़ी कब पार की थी? 9:45 के लगभग में। वहां उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। आ गया ना? टोल टैक्स देने के लिए कुछ देर रुकना पड़ा था, क्योंकि जाते जाते उसका पर्ची उर्ची सब बनता है, 2 3 4 5 मिनट लग जाता है। वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा है। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। अब मतलब उतरे तो होता है अक्सर, लोग कहीं रास्ते में उतरते हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा जो भी अपना नित्य क्रिया कर लिया जाए, पानी उन्हीं लोग पी लेते हैं। तो आते हैं तो बताते हैं मेरा सर क्या हो रहा है, मतलब इसमें चक्कर सा महसूस हो रहा है उनको। और उस समय तक धतूरे का काढ़ा पिए उनको कितना घंटा हो गया था? 1.5 घंटा। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था। कितने बजे ये लोग शहर पहुंच गए? 5-7 मिनट के आसपास। ट्रैक्टर में ही बैठे पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया, तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है। वे थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ पूछ कर कहीं जाने में उनको बहुत तकलीफ होती थी। मतलब कि जब ये उतरे वहां पे, तो लेखक पता करने के लिए जाते हैं कि मेरे पिताजी के साथ कौन कौन सी घटना हुई। क्योंकि लेखक तो साथ में गए नहीं थे, लेकिन लेखक पता करने जाते हैं कि मेरे पिताजी के साथ क्या क्या हुआ था उनके मृत्यु के बाद। तो वहां पे एक मास्टर साहब हैं नंदलाल। कावना गांव के मास्टर हैं जी? पालड़ा गांव के मास्टर हैं। वो बताते हैं कि जब आपके पिताजी यहाँ पे उतरे थे ना, मिनारवा टाकीज के पास उतरे थे। टाकीज समझते हैं? जहाँ पे सिनेमा हॉल हो तो उसको टाकीज कहा जाता है, सरस्वती टाकीज है, जनता टाकीज ऐसे करके। तो मिनरवा टाकीज के पास उतरे तो उनको प्यास लगी थी और उनका गला सूख रहा था, और परेशान इसलिए थे कि उनको रास्ता याद नहीं रहता है। गांव शहर का रास्ता उनको याद नहीं रहता है। लोगों से पूछ पूछ कर वो मतलब कोर्ट में जाते हैं, जबकि कई बार गए हैं, फिर भी हर बार पूछ पूछ कर ही जाते हैं। बार बार वो रास्ता क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को वो भूल जाते थे। गांव में के हर एक डोनेर उनका याद रही कि डोनेर कहाँ से बा, शर्मा जी के डोनेर कहाँ से बा, फलाना के डोनेर कहाँ से बा। लेकिन शहर में के रूट उनका याद ना रही। शहर में बहुत कम जाते थे, जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे टालते रहते थे। मतलब बहुत जरूरी आ गया ना तभी जाते थे, बहुत जरूरी। इस तरह नॉर्मल काम में शहर नहीं जाते थे तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही जरूरी ना हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। मतलब कई बार जाते थे शहर, आ मन नहीं करता तो बस अड्डे से लौट आते थे, कहते थे कि गाड़िए छूट गई है तो चलिए नहीं है। बहुत लोग ऐसा होला जरा बाहर जाए के मन ना कर नु, अक्सर 2 4 दिन गाँव में रहे लू, वो लोग 2 3 बेर जरूर बाहर जाए से पहले पहले घरे लौटे लू। ए गई नहीं ट्रेने ना आइल, लेट हो गई, आज ट्रेने नहीं के चलत। अब 5 दिन रही ओकर बाद फिर एक बेर टिकट कटाइलू, मैंने 2 4 बेर में पहुंच जाला लो। बहाना यह कि बस छूट गई, जबकि हम जब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वे कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने।
मैंने जान से देख लिस कि बस उदय गल चल पान खाए, इतना देर ले खास जब ले बसवा का हो जाओ खुल जाओ चल ना जाओ। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा और इंतजार किया होगा, मतलब बस धीरे धीरे चला होगा पहले, कि बस एक बाइक तेज नहीं चलता, धीरे धीरे बढ़ता है, चिल्लाए कोई है, तभी नहीं जाएंगे, देखते रहेंगे। और जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब ये कुछ दूर तक दौड़े होंगे, तब बस जब तो रुका 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 एकदम दौड़ल बड़े देखा के लोग के, आ अपनों के एहसास हो के जब बस छूटल है, मैंने अपनों फीलिंग आवे के चाहिए कि हमारे बस का हो गई, छूट गई। फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते हुए लौट आए, खिसिया के आए लगी, जब न तब देखो बसवा हमारा छूटिए जाता है। ऐसा करते हुए स्वयं भी लगा होगा कि सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते कि वे शहर जा चुके हैं, वे लौट कर हमें चकित कर देते। मैंने सब लोग का मन में क्या शहर गई बड़े, लेकिन एक बार दुआरी बड़े आ गई नहीं, चलिए नहीं है तो हाँ बस छूट गई तो चलिए नहीं है। अच्छा, अगला पैराग्राफ है, ट्रैक्टर से मिनरवा टाकिज के पास वाले चौराहे पर सिंध वाच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। अब लेखक बताते हैं कि मिनरवा टाकिज पे उतरे थे और शाम तक जो उनके साथ घटना हुई उसका असली पता किसी को भी पता नहीं हुआ कि उनके साथ क्या क्या हुआ, बस अंदाज लगाया जाएगा। अब वो अंदाज कौन कौन सा है जिसका वर्णन पूरा करेंगे कि क्या क्या अंदाज लगाया गया। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारियां मिल ही जाती है। मतलब कोई भी आदमी नॉर्मल मृत्यु ना हुआ हो, साधारण मृत्यु समझते हैं, जैसे आदमी सोया है सोया रह गया, उम्र से मर गया, ये प्राकृतिक मृत्यु है। एक होता है मार पीट के किसी को मुआया गया है, तो एकरा बारे में लोग चर्चा खूब करला, जैसे मरे खातिर ढेर लोग मरता, नॉर्मल जे मरता ओकरा बारे में के चर्चा करला, लेकिन अगर केहू के मार दिहल जाओ, धापड़े धापड़ मार के मुआ दिया, तो पेपर से लेके चारों ओर ओकर चर्चा चले लगी कि गजब मरल हसन, बुझात लग कि गरई मछली पटकता रहसन। उस दिन बुधवार, कौन सा दिन था जी? बुधवार, 17 मई 1972, समय कब का है? को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग पौने 8 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली उनके जरिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। आप बताएंगे कि 10 बजे वहां पे उतरे या 6 बजे तक सारा कहानी हो गया, उस समय तक इनके साथ कौन कौन सा घटना हुआ उसका केवल क्या लगाया जाएगा? अनुमान लगाया जाएगा। जैसा कि पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। इसके पहले ही बताया जा चुका है कि नंदलाल माड़ साहब क्या बोलते हैं कि जब आपके पिताजी उतरे थे तो उनको क्या लगी हुई थी? प्यास लगी हुई थी। इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात कही थी, जो भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे वो टूल टैक्स जमा हो रहा था तो पेशाब करने के लिए उतरे तो क्या बोले थे कि मेरा सर क्या हो रहा है, मतलब लग रहा है चकरा रहा है, चक्कर आने वाला है। उसके बाद यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों का असर होना शुरू हो गया था, यानी कि पता नहीं वो तिरिच के काटने से हुआ था। अब लेखक को यहाँ पे शक होता है कि तिरिच के काटने से हो रहा है कि धतूरे के बीज से हो रहा है। अब किसमें कि दोनों जहरीला है, अब पता नहीं डॉक्टर साहब अपना वैधई में कहीं ऐसा तो नहीं कि तिरिच असर कैले होकर चाहे ना ये असर करा दे ले, ठीक ना। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी। गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वहाँ कुछ तक खड़े होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने होटल में पानी मांगा था तो वहाँ काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वे वहाँ से चल पड़े होंगे। लेखक बताते हैं कि प्यास तो लगी होगी, किसी होटल या ढाबे के पास गए होंगे, लेकिन सोच के नहीं मांगे होंगे पानी। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक बार घटना हो गई क्या
कि पानी मांगने पर होटल वाला का जो नौकर है उसको उनको क्या कर दिया था, गाली दे दिया था कि फ्री के पानी पिए चलिए होते ये जा। तो ये थोड़े से संवेदनशील व्यक्ति हैं। संवेदनशील मतलब इज्जत प्रतिष्ठा वाला लोग जितनी होला नु, जकर इज्जत प्रतिष्ठा तनी रहे लग आदमी लाजाला कि भाई हमरा गाड़ी दे दी तो दिल पर ले ली बात के। 10:15 बजे से लेकर 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती। इस बीच ऐसी खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील SN अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से नहीं समझ सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा ही होता है। ये बताते हैं कि मतलब ये सोचे होंगे मेरे पिताजी कि चलो अब अपने वकील के पास, अग्रवाल जी के पास पहुंचकर ही उनसे ही पानी मांग के क्या करेंगे, पी लेंगे। और रास्ते में कुछ लोगों से उन्होंने कोर्ट का रास्ता पूछा होगा, तो कुछ लोगों के पास तो मतलब जवाब ही देने के लिए टाइम नहीं होगा और कुछ लोग उल्टा सीधा बोल दिए होंगे जिसके चलते पिताजी दुखी हो गए होंगे। वैसे बीच के पौन घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गए हों। मतलब ये पिताजी के बारे में जानते थे कि मई का, अब आप लोग पता है ना मई का धूप कैसा होता है, मई में जिस समय लू चलता है और उस समय प्यास लगे, आदमी को टाइम से पानी ना मिले तो जाहिर सी बात है कमजोरी महसूस होगी, आदमी चक्कर खा के गिर भी सकता है। अगला पैराग्राफ है, पिताजी 11 बजे शहर में देश बंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। अब पता चलता है कि पिताजी कितने बजे, 11 बजे कहाँ घुसे थे, एक देश बंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें वो गए थे। वे वहां क्यों गए इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। मतलब इनके गांव का कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, रमेश दत्त, वो शहर में सहकारी बैंक में क्या है, क्लर्क है। क्लर्क मतलब किरानी। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हों। अब इनके मन में होता है, हो सकता है कि कहीं ऐसे ही घूमने के लिए चले गए हों अंदर। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका सिर घूम रहा है, यह भी कि कल शाम को उन्हें तिरिच ने काटा था। अब लेखक के मन में बात आती है, हो सकता है कि गांव का लड़का है तो इनके मन में बात आई होगी कि चलो उसके पास जाएंगे तो कुछ क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, पानी में पिला देगा, रास्ता भी बता देगा और तिरिच वाला जो काटने वाला बात था उससे मैं क्या करूंगा, बता दूंगा। स्टेट बैंक के कैशियर, कैशियर समझते हैं ना, जो पैसा लेता देता है, अग्निहोत्री, क्या नाम है स्टेट बैंक के कैशियर का नाम, अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की गड्डी रखी हुई थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे तभी पिताजी वहां आए। उसके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक उन्होंने जोर से कुछ कहा था। यानी पिताजी जब गए ना तो वे लोग बताते हैं वहां के कर्मचारी कि आपके पिताजी आए तो उनके चेहरे पे धूल लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, धूल, चेहरा डरावना हो गया था, खतरनाक हो गया था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच जाते। अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को एक आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तब शायद न डरता। मतलब अचानक भूत की तरह जाके खड़े हो, पूरा माटी उटी देह में लपेट लिए थे, मतलब लुटा उटा गए थे। लेकिन हुआ यह कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज निकाली और सिर उठाते ही उन्हें देखकर वह डर गया और चीख पड़ा।
उसने घंटी भी बजा दी। घंटी समझ रहे हैं? अरे वो नहीं देखे टेबल पे बिल रहता है चपरासी उपरासी को बुलाने के लिए। बैंक के चपरासियों, दो चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज से वे सब चौंक गए और उस तरफ दौड़े। अब जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है अचानक इसी में चिल्लाना शुरू कर दे तो कोई भी सबको किसको देखेगा? उसी को देखेगा कि भाई हुआ क्या है। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने, चौकीदार का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। अभी समझा कोई पागल है तो बढ़िया से कसते हुए लेके जा रहा था कॉमन रूम में। एक चपरासी रामकिशोर, चपरासी का नाम रामकिशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, ने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब पिताजी अंग्रेजी में बोल रहे थे कि इससे भी समझो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। आइए लोग ना धुन का व्यवस्था कर रहे थे कि कोई पागल है, कोई मतलब उदंड टाइप का व्यक्ति है। बताइए, कोई आदमी इतना सम्मान से जिया हुआ कोई इधर के हिक भर मारना शुरू कर दे, उसको चोट से कम उसको बेइज्जती महसूस होगा। क्योंकि देखिए जो पिटौर लोग होते हैं उनको पीटिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उनका तो डेली का रोज का है। लेकिन जो आदमी कभी नहीं पिटाए वो पिटाता है तो उसको बड़ा मतलब दर्द होता है, और इसका अनुभव राहुल जी आपको है। आप देखिए, इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था, उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बांस आ रही थी। किसकी बांस आ रही थी? ऐसा लग रहा है कि उल्टी किए हैं। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होठ कट गया था। देखो कितना मार मारा सब कि होठ फाड़ दिया, होठ फाट गई, हमको होठ में से खून गिरत रहा है, कपड़ा फाड़ दे रहे लहसन। जहां से खून निकल रहा था आंखों के नीचे सूजन और कथई चकते थे। अक्सर आदमी को मार दिया मुका से तो या लाल लाल ना हो जाला, अब यही खून जमा हो गया, पहले लाल हुई बाद में करिया हो जाए। ऐसे चकते बाद में बैगनी या नीले पड़ जाते हैं। देखिए बात आ गया, नीला वहीं काला जैसा दिखने लगता है। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुनू ने एक बात बताई थी, हालांकि इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों की डर से वह साफ साफ बतलाने से कतरा रहा हो। बुनू ने बतलाया कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद पिताजी ने कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए हैं। अब पिताजी चिल्ला रहे थे कि बैंक के कर्मचारियों ने मेरे कागज और रुपए क्या किए हैं? छीन लिए हैं। लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होठ काफी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। यानी पहले भी कहीं से धुना कर आए थे और यहाँ भी आगे बढ़िया से इनका व्यवस्था हो गया। यहाँ पे तो और ही बढ़िया से सब व्यवस्था कर दिया। मेरा अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित रामावतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो गए। अब लेखक कहते हैं कि शायद आपने जो धतूरा पिलाया था इसीलिए वो पागल हो गए हैं। तो कहते इस बात नहीं है, होली में लोग पिए तो काहे ने कुछ हो जाला, तर बाबूजी आज पी ले तो पागल हो गई, हमारा पर दोष मड़ा तरह हम बचाओ तो हमारे उल्टे में दोषी ठहरा होता रहा। अब देखिए, पंडित रामावतार का मानना है कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उसके दिमाग पर पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो।
अब अपने पर कोई दोष लेगा जी? अब सब कोई दूसरे पे टाल रहा है कि हाँ वही से भइल है, कहीं एक बार पिटाइल बड़े मार दिलक मुड़ी पर पीछे तो चोट लगी तो पगला ना जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वे शहर से बाहर निकल जाएं। शायद रुपए और कागजात बैंक में छिन जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग लाएं। फिर ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी, वे डर गए होंगे। अब इनके मन में आता है कि चल तनी कम से कम कागजवा मांग ले, कहें कि पैसा रख लोगी ना कागजवा दे दे, लेकिन डरे नहीं खन जाते कहीं फिर और मार के मत मुआ दे सोई में। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में असफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से उन्हें अपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। एक तो पहले से वो बीमार और पीड़ित थे। यह भी हो सकता है कि उस वक्त उन पर काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया हो कि वे एक चीज़ पर देर तक सोच ही नहीं पा रहे हों और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुले जैसे विचारों या नए नए झटकों के बस में आकर इधर से उधर चल पड़ते रहे हों। लेकिन मैं यह जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक अस्थायी और बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाले भले ही बहुत क्षीण और बहुत धुंधली बात जरूर रही होगी। मतलब इनके मन में आता है कि मेरे पिताजी जरूर सोचते होंगे कि मैं घर चला जाऊं, किसी तरह घर जल चला जाऊंगा तो फिर जान रहेगा तो केस लड़ता रहूंगा। उन्होंने प्रयास बहुत किया होगा लेकिन वे घर पहुंच नहीं पाए। पिताजी लगभग 1:15 बजे समझते हैं, 1:15 शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। ये जो थाना है वो कहाँ है जी? शहर के बाहरी छोर पर। सर्किट हाउस समझते हैं? पावर हाउस जहाँ से बिजली आता है। हाँ, आश्चर्य यह है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते थे। थाने से कितना दूर है अदालत? 1 किलोमीटर। समझ में यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुंचे थे तो क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी? उनके कागजात तो नहीं रह गए थे, मतलब थाना के पास पहुंच चुके थे, तो क्या उनके मन में ये बात आती थी कि मैं अदालत चलूं? अब पता नहीं, कागज तो उनके पास था नहीं, रास्ते में बैंक वालों ने छीन लिया था, तो फिर अदालत जाने से क्या फायदा था? थाने के एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे। ये जब थाने में गए थे तो उस समय कितना टाइम हो रहा था? 1:15। और उस थाने के जो एसएचओ मैंने बड़ा बाबू बुझे लोगिन दरोगा, तो एसएचओ का नाम क्या है? राघवेंद्र प्रताप सिंह। वो बताते हैं कि 1:15 में वो यहाँ पे आए थे। वे घर से लाए गए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। मतलब जो दरोगा जी हैं उनके घर से खाना आया था टिफिन, तो करेला और पराठा रखा हुआ था, तो खाने की तैयारी कर रहे थे। करेले वे खा नहीं पाते और इसी उलझन में थे कि अब क्या करें, तभी पिताजी वहां आ गए। करेला दरोगा जी को पसंद नहीं था। अब यही सब सोच रहे थे खाएं कि नहीं खाएं, कि बाजार से 2 पीस मीट मंगा ले। तब तक कौन आ गए? पिताजी आ गए। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी। अब देखा हालत ऐसा रहे कि शॉर्ट फाड़ दिले लसन, ओठ फाड़ दिले सन, मुंह लाल कर दिले लसन, ठीक न, पैंट फटी हुई थी, पॉइंटो फाड़ दिले बड़े सन। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। ऐसा लग रहा था कहीं एक्सीडेंट हुआ है। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। क्या नाम है जी सिपाही का नाम? गजाधर प्रसाद शर्मा। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुसा है। अब एकरो लागत है कौन हटे। अब जाहिर से शॉर्ट हईले नहीं, पैंट फाटल बा, आदमी पहुंचे भिखमंगे हटे, अंदाज लोग लगा लेला। उसने आवाज भी दी लेकिन पिताजी तब तक एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। एसएचओ ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। कहते रहे को देंगे खीस वरल करेला, देख तू यही में चढ़ गई लाके। 13 साल के विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद है। बेचारे दरोगा जी अपन दुख लगल, करे 13 साल ब्याह भइल।
आए ले मेहरारू के पता ना चलल कि आदमी का पसंद बा का नहीं के पसंद, अद बद के करैले बना दिले। इतनी नापसंद कि वे उन चीजों से घृणा करते हैं। करैला से वे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। कौन? हाँ, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और बहुत तेज गंध आ रही थी। अब मान ले खाना था कि उल्टी आए कर दे घोटाई आऊ में खीस भरल है। अब देखिए एसएचओ ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझाना बहुत मुश्किल था। एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह बाद में पछता रहे थे, अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है। मतलब गांव के मुखिया हो, वर्तमान में पहले के टीचर रहे हैं। मतलब गांव में प्रधान, प्रेजेंट टाइम वो क्या थे उस गांव के? यूपी में प्रधान कहा जाता है मुखिया को, यहाँ पे मुखिया कहा जाता है। और अध्यापक हैं तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, बाहर न जाने देते। अब दरोगा जी का अफसोस था, तो हम पागल समझ के भगा देवी। बताओ आदमी अगर रही तो जिंदा रही, पानी में पिया दे रही, आदमी इलाज उलाज करा दी। लेकिन इजा का दिखावल जाता है? ये दिखावल जाता है कि शहर के लोग कितना निर्दयी होला। हर जगह, चाहे बैंक होके, लोग रोड पर होके, पान के दुकान वाला होके, थाना होके, केहू दया ना करी तनी मनी। वैसा आदमी के हेल्प करे के चाहिए, इलाज करा दे के चाहिए कम से कम। तो लोग 2-4 डंडा निकाल के कह देता हो, उन्हें से लेके आयल बड़ा तो कुछ और ही ले लेता। बाद में जानते रहे दरोगा जी रे तो गांव के मुखिया रहा। ओह, तो बड़ा बुझाइल बा। अब देखिए, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुसाया है। इनका मन में कि हमारे देखा था खात तो चलिए खाए खातिर। इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। आउ का कहले बजाय घिसिया होते बौरी फेंकी उनका के। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। अभी झूठ बोलता कि ना हम कुछ नहीं कहले, उन्हीं से पिटा के आई रहे। और उसने देखा कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला होठ कटा था, ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोच के निशान थे और कुहनियां छिली हुई थी। वे कहीं ना कहीं जरूर गिरे थे। ठुड्डी समझे लगिन? ठेहुन आ केहुन हई ठेहुन के ठुड्डी कहल जाला है। केहुन दोनों छिला गइल बा, तब यहाँ तक कहीं गिर गइल बड़े। यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहां कहां भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे और मिनरवा टाकिज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं, इतना जानना क्या है, मुश्किल है। इसकी संभावना भी कम बनती है। हो सकता है जब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वे प्यास को भी याद रख सके। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुंचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमजोर सा अंधेरे में डूबा यह ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछ लें, या उस ट्रैक्टर का पता पूछें, या फिर अपने रुपए और अदालती कागजात छीन जाने की रिपोर्ट वहां लिखवा दें। मन इनको मन में आया होगा कि चलते हैं थाना में रिपोर्ट उपोर्ट लिखवा देते हैं, तो उल्टा थानेदार भी उनको निकलवा देता है। यह सोचने के करीब पहुंचा ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं न कहीं उनके नशे की नींद में बार बार सिर उठा रही थी। बता रहे हैं कि पिताजी केवल धतूरे का जहर का ही पान नहीं किए थे, तिरिच का जहर का पान नहीं किए थे, इतनी सारी समस्याओं को भी झेल रहे थे एक साथ। बताओ, एक तो आदमी के सांप काट दे, ऊपर से केहू धतूरा पिया दे, और लोग पटक पटक के पीटे लगे, का आदमी बची हो? सही सी बात है। कोई आदमी कितना मेहनत करके परिवार चलाए, मछली मार कर दिन भर घर के लोगों के लिए लाए, आलू को उठा उठा के गरई खानी पटक दे, अगले दिन से ओकरा मछली मारे के मन करी। खैर चलिए आगे देखते हैं। शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास, अब कितना टाइम हो गया है, 2 बजे के आसपास, पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर
बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घिसटते हुए देखा गया था। अब बतावल जाता है कि 2:15 कॉलोनी भाई इतवारी कॉलोनी वो जगह घिसियावल जाता रहे क्या के कुछ लोग बताओ हुए। कॉलोनी सर्राफा के जौहरियों पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदारों और रिटायर अफसरों की कॉलोनी थी। मानो जब वीआईपी लोग रहता। कुछ समृद्ध पत्रकार कभी भी वहां ठहरते थे। माने बढ़िया बढ़िया लोग एकदम कवि अफसर पत्रकार बिजनेसमैन वो टाइप के लोग घर बहुजा। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जांघिया बचा था। समझ रहे हैं ना, मैंने गौजी पर बाड़े अब खाली समझिए लोग, जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। मैंने उनकर स्थिति इतना डायरेक्ट पैंट शर्ट सब खत्म बा, अब बच गई बा उहे चीज उतने भर काम चले भर। जिसने जिसने भी उन्हें देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है। अब वो भेष में केहू देखी तो केहू का सोची पागले है। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगे थे। अब खिसना बोरी आदमी गोरिया ही ना अरे इतना मारा तरह से बिना काम को कोयले का बानी का के। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम सवारत प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज ऑफ ग्राम बकेली। अंग्रेजी में कह रहे थे लेकिन लटपटा रहे थे कहने में, लेकिन लोग समझ रहे थे गोरिया रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे सुने देखे क्या कहते हैं कि राम स्वारथ प्रसाद हूं एक्स स्कूल हेडमास्टर। एक्स मतलब होता है पूर्व हेडमास्टर रह चुका हूं स्कूल का। एंड विलेज हेड ऑफ और गांव का प्रधान हूं मैं। हेड मनोला प्रधान। ग्राम बकेली ग्राम बकेली का मैं पूर्व हेडमास्टर रहा हूं और मैं इस समय वहां का मुखिया हूं। लेकिन कोई सुन नहीं, सबको लग रहा है गाली दे रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है ना, तो क्या कर रहा है गोरिया रहा है, समझ में किसी को आता नहीं होगा। कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए। बताते हैं कि बड़ा अफसोस हो रहा है, काश रुक गए होते, वो किसी पार्टी में जा रहे थे वहां चले गए, उनको बचा लिया होता। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था, मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सर्राफ की बीबी और साली पर हमला करने वाला था। अब देख रहे हैं दुकान राम रतन सर्राफ बड़े क्वार्टर से मुआवे आइल भाई। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है कि यह कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। अब तहसीलदार के मन में क्या आ रहा है कि शायद ये कोई नाटक कर रहा है, कोई बदमाश से खतरनाक डाकू है ये। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टाकिज के पास वाला चौराहा जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देश बंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ पास के थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। 30-32 किलोमीटर वही गांव शहरे में घूमा तरह पिटा तरह चारू ओरी। ये जगह ऐसी है जो एक ही दिशा में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते थे। मतलब इससे लेखक को यह पता चलता था शायद पिताजी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, जिधर मन कर रहा था उधर चल रहे थे। जहां तक सर्राफ की पत्नी और साली पर हमला करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने। माने के घर में गइल बड़े सर्राफ साहब तो जगह मेहरारू हालत कर आई बाप मुआवे आइल बेगो मुआवे आइल बा। अब मान लो कहीं पते पूछे गई लोग चाहे प्यास लागल तो लोग पूछे चल देते दे दी तनी पानी, और या तो पानी मांगे से पहले ही हाला करके पिटवा दिली सही एक बार। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर वे औरतें डर कर चीखने लगी होंगी।
वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी और जिसका खून रिस कर उनकी आंखों पर आने लगा था, वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी। मैंने आंख फोड़ले रहा, आंख मार के काट दिल भौं, वो कहाँ मार पड़ रहे? इतवारी कॉलोनी में। क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेले मार रहे थे। पहले लसरले बड़ा सा, बाद में ढेला से मारा तरह चला चला के। आगे पैराग्राफ में है, वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है जिस जगह पिताजी को सबसे ज्यादा चोटी लगे। अभी तक तो पिताजी को चोट कम लगा है, सबसे खतरनाक चोट देखिए कहां पे लगा हुआ है। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने की खाली जगह पर पिताजी गिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। जो इतवारी कॉलोनी से लड़का जन गए घेरले बड़ा सन्नू, अब आगे को रेस्टोरेंट ओइजा का कैंता में ना होला, कैंता में ओइजा घेरले बड़ा सन सब। आप देखिए, एक बार पिताजी ने यह गलती की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेला मारना शुरू कर दिया था। अब इनको खीस बरल बा तो भीड़ पर का चलावे लगल बड़े, ढेला उठा के वही ढेला से लागत रहे मारे। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के बिक्की अग्रवाल को लग गया था, जिससे बाद में कई टाके लगे थे। अब इतना ना बीख में ढेला टेपा मरले बड़े कि उनकर मुड़िए फूट गया, टाका लगवा 7-8 को टाका लाग गया। अब जावना घर के लड़का हो घर वाला तो पूरा इनकर व्यवस्था करिए सर। सत्य का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया था। वे हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। अब तेजी से पत्थर मार लगल सौरी। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। अब गोजियो खत्म हो गई, अब नीचे वाला बच गई बा। हंसा तारा लोगिन तू लोगी, बेचारे का दर्द भरता उनको हंसी होता है। दुबले शरीर की हड्डियां, एक तो पतला शरीर, लगता होगा पटिया मछली है, चिकन एकदम, और छाती के सफेद बाल दिख रहे थे। पेट पिचका हुआ था, पिचका हुआ समझ रहे हैं ना, भूखे एकदम चिपक गए रहे अंदर के तरफ। वे धूल और मिट्टी में लिपटे हुए थे, सिर के सफेद बाल बिखर गए थे, दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले होठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी यह हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां देकर ढेले मारने लगे थे। आओ ससुरो आओ, एक एक को मार डालूंगा सालो तुम्हारी। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी गाली कोई गाली दी होगी। ये कहते हैं लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पिताजी ऐसी गाली दिए होंगे, हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कि इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके जो कुछ हो रहा है यह वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उल जुलूल उटपटांग और बेमतलब लगी होंगी। वे इस सब पर विश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह अब क्या बकवास है, वे तो गांव से शहर आए ही नहीं हैं, उन्हें किसी तिरिश ने नहीं काटा है, बल्कि तिरिश तो होता ही नहीं है, एक मनगढ़ंत और अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यप्रद है, वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर। उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा, उन्हें अदालत में जाने की क्या जरूरत है। ये मन में सोचते हैं कि पिताजी कहीं ये सब सोच रहे होंगे कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, मेरा भी जीवन ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा जीवन कल्पना कर सकता है। जी, आप लोग कभी अपने बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी होगा, आप गोपालगंज जाए और को मार मार के ढेला से लोग मुआ दें? ऐसा कभी सोचे आप लोग? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक से जाइएगा इसके बाद। मैं जानता हूं कि सुरंग जैसा लंबा सम्मोहक लेकिन डरावना सपना मुझे बहुत आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा, और मेरी और उनकी बातें भी बहुत मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे यह जो कुछ हो रहा है सब झूठ और अवास्तविक है, इसलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश करते रहे होंगे।
अगर वे बीच बीच में जोर जोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियां बकने लगते थे तो इसे कठिन कोशिश में कि वे इस आवाज के सहारे उस दुस्वप्न से बाहर निकल आए। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था उनके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपट्टी, माथा, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्से पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे। मैंने हर जगह ढेला से मरले बड़ा सा, कान पर, नाक पर, मुंह पर, पीठी पर, पेट पर। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के पास 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था। अब संजू नाम करेगा, रॉड उठा के 2-3 रॉड कस देगा। सत्य का कहना था कि इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था। वो बताता है सतनाम, कितना मार तो कोई भी खाए तो मर जाएगा, तो बहुत मार मारा है सब। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है। उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरे तार्किक और गहराई के साथ विश्वास करने लगे होंगे कि यह सब सपना है। कह रहे हैं कि शायद पिताजी को जब इतनी चोट लगी होगी तो उनके मन में आ गया होगा कि शायद मैं जो ये सब देख रहा हूँ ये असलियत नहीं है बल्कि क्या है, सपना है। मानना पड़े क्योंकि ऐसा जीवन तो शायद किसी का होता है, और वो भी वैसे इंसान का जो कोई गलती ना किया हो। जैसे वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा, या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गौरवों का झुंड हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपने पर हंसी भी आई हो। अगला पैराग्राफ है, अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारना शुरू कर दिए तो इनके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। लेखक देखिए अपने पिता पर कितना विश्वास करते हैं कि इनके मन में आता है कि अगर पिताजी बच्चे को लड़कों पर ढेला मारे भी होंगे तो सोचते होंगे सपने में मार रहा हूँ, और सपने में किसी को ढेला मारने से किसी को चोट नहीं लगता है। मतलब इनको विश्वास नहीं होता कि मेरे पिताजी किसी को गाली दिए होंगे या किसी को ढेला मारे होंगे। कौन सोचते हैं ऐसा? लेखक उदय प्रकाश। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वे उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार कर रहे हो कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दुस्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संस्कार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। मतलब पिताजी कहीं सोच रहे होंगे कि किसी बच्चे को मैं ढेला से मारूंगा, कोई बच्चा चिल्लाएगा तो मेरा नींद क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और मैं इस दुष्ट भरे इस खराब सपने से बाहर निकल जाऊं। लेकिन ये सपना नहीं था। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी भी को पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने में जाग पाने में सफल न भी हो पाए तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना, विडंबना मतलब होता है दुख, एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पौडत कधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजर रहे थे। अब इन्हीं गांव के सरपंच और पिताजी के बचपन के दोस्त हैं वो, उनका नाम है पंडित कधई राम तिवारी। वे उसी रास्ते से जा रहे थे, रेस्टोरेंट से गुजर रहे थे और रिक्शा पर बैठे थे। किस पर बैठे हुए थे? रिक्शा पर। सामने इकट्ठी भीड़ को देखा और उन्हें यह पता भी चल गया कि वहां पर किसी आदमी को पीटा जा रहा है। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। आप भी रास्ते से कहीं से आते हैं, चाहे पढ़ के जाते हैं, और रास्ता में कहीं भीड़ लगी तो रुक जाला नहीं कि ना, जे का बोले तू तो 2-4 घंटा रुक जाला लोगी बढ़िया से। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी दिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया। अब देखा इनके पाकिस्तानी घोषित कर दिल बड़े सन, जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित कधई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। अब केहू उतना ध्यान थोड़े दी गई, चलो छोड़े फिर हम का पड़े कह, ये अपन गाँव में निकले लगले। गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती
तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। अब सोच रहे उफ 4-5 मिनट लेट से आई रहती, एक बार हम देख ले रहती चेहरा तक एगो छुए देती और बच गई रहते। राज्य परिवहन की बस हमेशा आधा 3 घंटा लेट करता है, लेकिन उस दिन संजोग से बिल्कुल सही समय पर आ गई थी। देखिए किसी को जाना होता है ना तो हर काम फिट होता है, क्योंकि मरे कोई तो लोग ना कहले तनी मनी आज ना कोई रहते नहीं काम ना भई रही हई ना भई रही तो हऊ ना भई कुछ ना जन होके के बताओ होई टाइम पर एकदम होई। रोज 3 घंटा लेट आवेला बस, आज टाइम पर आइल बिया, एकर अर्थ का भइल क्योंकि बचे के नहीं खे। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं। माने लोग के लाग गई के बिका हो गई मर गई बड़े, तब लोग धीरे धीरे हटे, तब लोग खूब कसते रहे बढ़िया से। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपट्टी पर आकर लगा था। कनपट्टी बुझल लगी कान पर। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था, सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डिले तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है कि यह मर गया। जब भीड़ छूटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम सिंह ने सत्य से कहा था कि वह उनके मुंह में पानी के छोटे छींटे मारकर देखी कि वह सिर्फ बेहोश है तो हो सकता है कि उड़ जाए, लेकिन सत्य पुलिस की वजह से डर रहा था। जो नौकर था डरा था कि ना नहीं पुलिस के काम हो, हम जाए फंस जाए। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की गीली मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी। सरदार सतनाम सिंह और कुत्ते दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे, तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट टाकिज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया था। अभी डरा तरह से रे पुलिस आई तो लागी हमने से पूछताछ करे, ऐसा अच्छा बा कि ऐसा भागा दुकान बंद कर भाग आज आ जाके वही जब फिल्म देखा तो आन मिलो सजना। उस समय लगभग 6 बजे थे। कितना बज गया था? 6 बज गया था जब सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर एक कतार में घनी मोचियों की दुकानों में से एक मुची गणेश की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। 6 बजे गणेश नाम के एगो मोची बा ओकरा दुकान में जाके गिर जाता रहे के पिताजी। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी। अब सोच लो कौन स्थिति में रहा है। वे घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे, मतलब उनका से चलल नहीं खे, खाली पटा पटा के ना होला घिसियावत रहे थे। शरीर पर कालिक और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। बता दें गणेशवा जना के दुकान में गैल बड़े वो गाँव के हटे। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को ही पहचान नहीं पाया। मैंने इतना ना माटी देह में कोई लागल बाबा आदमी सोच सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि चंद्रशेखर हैं, अब वो सूरत में हमारे दुआरी पास तो हम बुझम कि रे कौन पागल है तो हम उठवा के नदी में फेंकवा दे। मैंने केहू के मन में आई रे कौन है, बाद में पता चली जब लास्ट में आई बा वो तो चंद्रमोहन रहे हैं। बताओ ना, उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। यो लगल चिल्ला आई बाप कौन घुस गए। दूसरे मोचियों के अलावा वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतर कोने में टूटे फूटे जूतों और चमड़े के टुकड़ों, रबर और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। डरा कोई में बैठल बड़े लुका के। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। तब वो पहचाने अरे तो मास्टर साहब हैं। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्हें राम सवारथ प्रसाद, बहुत कुछ पूछने के बाद केवल क्या बोले, राम सवारथ प्रसाद, और बकेली जैसा कुछ कहा था, फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। अभी गणेशवा कहीं ले जाता तब तक उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तारीख थी 17 मई 1972।
24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिछ ने काटा था, इसी शाम को। और 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? लेखक क्या बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या लेखक के पिताजी को यह पता होगा कल मेरा क्या क्या हाल होगा? कभी सोचे होंगे? भले ये सोचा जा सकता है कि तिरिछ ने काटा है तो कहीं मर सकते हैं, लेकिन कोई सोचेगा कि लसार लसार के लोग मार के मुआ देंगे, पता ना वो तिरिछ के काटला से मुआनी की धतूरा पीला से मरम की ना मरम, लेकिन लोग के मारला से आदमी मर गई। तो यहाँ पे इसमें क्या दिखा रहे हैं लेखक कि तिरिछ से खतरनाक लोग बा। सांप के कटला से आदमी बच जाई, हे मानुष के कटला से आदमी ना बची। सबसे खतरनाक जीव धरती पर मनुष्य बा। आगे देखिए, पिताजी का सौ मतलब लाश शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था, माने जगह जगह हड्डी टूट गई है। दाई आंख पूरी तरह फूट चुकी थी, आंख लोग फोड़ दे रहे मार के दाई ने। कॉलर बोन टूटा हुआ था, और जो ये है ना, ये रीढ़ की हड्डी, ये क्या हो गया था, लोग रीढ़ की हड्डी टूट दे रहे हैं। उनको मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। मैंने मानसिक सदमा मैंने ज्यादा सोच दिला इतना बेइज्जती एक साथ है, और चोट तो लगल ही रहे, वही शंकर मर गए। रिपोर्ट के अनुसार उनका आवाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था, मतलब कुछ खाए भी नहीं थे। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टिया द्वारा पहले ही निकल चुका था। यानी जब उल्टी किए थे तो काढ़ा क्या हो गया था, यानी काढ़ा से वो नहीं मरे थे, वो तिरिछ से नहीं मरे थे, वो लोगों के मारने से मरे थे। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिछ के जहर से कोई नहीं बच सकता। अब गांव में लोग हालांकि कह दिया कि तिरिछे कटले रहा तो मरल, अब इन लोग बुरबके रहे। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित रामावतार भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित रामावतार इसलिए ऐसा कहते हो कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मतलब सबके अपना अपन देह छोड़ावे लगल। अब मर्डर के केस में के नाम लिखा हमें रहा नहीं, पुलिस लगी बुला के कोई चीज पूछे। मैं सोचता हूँ, अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपने गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा। फिर वे दातुन लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुस्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत में जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता है। वो यूँ है कि मैं खेतों की मेड़ गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया हूं। मैं रक्षा नाला कौकर के पेड़ को देखता हूं। वह भूरी चट्टान वहां उसी जगह है जो सारी बारिश नाली के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूं कि तिरिछ की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहासा खुशी अपने घर में ले लेती है, आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिछ को कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थारू मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थानू भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं है, बल्कि दरअसल मैं हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चिथड़े जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियाँ निकली हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियाँ बजने लगती है, हजारों हजारों घंटियाँ। मैं भागता हूँ। कहते हैं कि जो तिरिछ है वो कोई जीव नहीं, वो एक सपना था। बाद में मुझे समझ में आया कि वो सपना मेरे पिताजी का था। जो तिरिछ का हाल, जिस तरह मैंने तिरिछ को मार डाला, जला डाला, उसी तरह लोगों ने मेरे पिताजी को जला डाला, मार डाला। शायद ये सपना मुझे ये दिखाना चाहता था कि मेरे पिताजी के साथ इसी तरह कोई घटना घटने वाली है। ये तिरिछ और धतूरा कुछ नहीं होता है, ये लोगों की गंदी सोच है, गंदा व्यवहार है, जो एक सीधे भले मानुष को पत्थर से मार मार कर जान ले लिया जाता है। मैं भागता हूँ
मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुँचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुल्त कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है और आखिरकार वह पल आता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा शरीर नोद में ही पसीने में डूब जाता है। नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं जोर जोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और अभी आँख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें फोड़कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर वह मुझे रजाई से ढांप देती है और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। पिताजी के मृत्यु के बाद आखिर तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। तो बस इस कहानी के माध्यम से लेखक का यही कहना है कि हम मनुष्य हैं तो हम में मानवता होनी चाहिए, एक जीव को दूसरे जीव पे दया की भावना होनी चाहिए। तो इसके अगले पार्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।